हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग भोपाल रियासत पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। भोपाल रियासत जो कि आज़ादी से पहले रियासतों में एक महत्वपूर्ण रियासत थी और आज़ादी के बाद इसे विंध्य प्रदेश पार्ट सी का हिस्सा बना करके भारत में विलयीकरण कर लिया गया। तो आज के सेशन में भोपाल रियासत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, रियासतों की एक सीरीज हमने चालू कर रखी है, मध्य प्रदेश की रियासतें, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में, जो कि पेपर फर्स्ट का यूनिट नंबर जो 5 है उसे हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। साथ ही साथ प्री के सारे फैक्ट्स भी यहाँ पर कवर हो रहे हैं। तो प्री और मेंस दोनों के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। सारे सेशंस बहुत महत्वपूर्ण है। गोंडवाना रियासत हम लोगों ने देख रखा है, आज हम लोग भोपाल रियासत देखेंगे। उसके बाद एक एक करके सभी रियासतों पर डिटेल में चर्चा करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं भोपाल रियासत। उससे पहले देख लो कि ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये हमारा 3 मार्कर, ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये है 5 मार्कर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे मेंस के लिए। और ये है हमारे 11 मार्कर। आप लोग फटाफट इसे नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। और एक कॉपी बना लो, मेरे साथ सेशन को पूरा देखो। उसके बाद आपको ये आंसर्स लिखने हैं। मैं एक एक करके सभी रियासतें पढ़ाऊंगा और ये जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्यूशन के साथ आपको प्रेजेंट करूंगा। तो आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग इसे पहले अपने अकॉर्डिंग लिखने का प्रयास करिए। बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह यहां पर मैं बता रहा हूं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। भोपाल रियासत, मैंने अभी क्या बोला कि इसे हम लोग आजादी के बाद पार्ट सी का हिस्सा बनाए थे। पार्ट सी, जिसे ये विंध्य प्रदेश बोला जाता है, जिसकी राजधानी रीवा थी, ठीक। आप लोगों को पता है कि ये पार्ट ए है। पार्ट ए महाकौशल वाला क्षेत्र, सीपी बरार। और ये जो है हमारा पार्ट बी है, जिसको मध्य भारत भी बोला जाता है, मध्य प्रांत। इसकी राजधानी 6 महीने अलग अलग थी, ठीक है। 6 महीने ग्वालियर और 6 महीने इंदौर, और इसकी नागपुर, ठीक। तो भोपाल रियासत शुरू करने से पहले इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करते हैं। इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं कि क्या थी भोपाल रियासत की हिस्ट्री, क्या था इसका बैकग्राउंड, कैसे भोपाल रियासत की नींव पड़ी। तो एक एक करके उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, भोपाल रियासत प्राचीन काल में ये गोंडवाना महाकौशल का एक हिस्सा था, महाकौशल का हिस्सा बना था बहुत लंबे समय तक। बाद में 10वीं शताब्दी में जो मालवा वाला क्षेत्र था, मध्य प्रदेश का मालवा वाला क्षेत्र, वहां पर राजपूत वंशों का शासन स्थापित होना शुरू हो गया। इन्हीं राजपूत वंशों में एक इंपॉर्टेंट वंश आया, परमार वंश, जिसके प्रतापी राजा और महान योद्धा राजा भोज ये आए। इन्होंने शासन किया और इनके द्वारा भोपाल में भोजताल और भोज बांध का निर्माण कराया गया। भोजताल, जिसे बड़ा तालाब के नाम से भी आप लोग जानते हो, ये किसने बनवाया? तो राजा भोज के द्वारा। कौन है ये? राजपूत वंश के, परमार वंश के बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं। जब हम लोग परमार वंश को भी देखेंगे तो वहां पर इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो भोजताल, भोज बांध बनवाया। तो भोपाल शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो भोजताल से ही होती है। और कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड जो है राजा भोज के नाम से प्रेरित हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजा भोज के नाम पर ये सारे नाम हैं, भोपाल है। भोपाल को पहले भोपाल के नाम से भी जाना जाता था, बाद में इसे बोलते बोलते ये भोपाल हो गया, भोपाल से, ठीक है। ये है हमारा बड़ा तालाब, ये है मूर्ति हमारे राजा भोज की, आप लोगों ने देखा होगा। और इस रोड को वीआईपी रोड भी बोला जाता है, वीआईपी रोड। जो बच्चे भोपाल गए हुए हैं उनको याद आ रहा होगा। तो ये थी कुछ हिस्ट्री।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भोपाल रियासत में हम लोग मध्यकाल के समय क्या चल रहा था। ठीक है, भोपाल रियासत अभी नींव नहीं डली है। हमने क्या बोला, पहले महाकौशल का ये हिस्सा था काफी लंबे समय तक, बाद में परमार वंश मतलब राजपूत वंशों का यहाँ पर शासन स्थापित हो रहा है ना, मालवा से लेकर के पूरे भोपाल तक। ठीक, मध्यकाल में 14वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में गोंड साम्राज्य का विस्तार हुआ था। गोंड साम्राज्य जो कि 13वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए थे। ठीक है ना, गोंड साम्राज्य जिसका हमने गोंडवाना रियासत में पढ़ रखा है। तो गोंड साम्राज्य के अंतर्गत मध्यकाल में ये वाला भोपाल वाला हिस्सा हुआ करता था। ठीक, उसके बाद मालवा में क्या हुआ, मुगल आक्रमण चालू हो गए। मुगल आक्रमण चालू हो गए, मुगलों का यहाँ पर शासन स्थापित होना चालू हो गया। कहाँ, मालवा के क्षेत्रों में। ठीक, अब यहाँ पर गोंड रियासत है, यहाँ पर गोंड रियासत है, और ये पूरा मालवा वाला रीजन जो है ये मुगलों के अधीन हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पर गोंड रियासतों का मुगलों से प्रतिस्पर्धा होना चालू हुआ, इनकी बाउंड्री शेयर हो रही थी जिससे कि युद्ध होना लाजमी था। ठीक, रानी दुर्गावती अकबर की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। तब से मुगलों का यहाँ पर आधिपत्य हो गया इनडायरेक्टली। कैसे, अब गोंडवाना रियासत में रानी दुर्गावती की मृत्यु के बाद जो भी शासक आए वो मुगलों के अधीन कार्य कर रहे थे। मुगलों के अधीनता में वो अपना साम्राज्य को चला रहे थे, शासन व्यवस्था को स्थापित किए हुए थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि इसी में अधीनता में ही एक शासक आए जिनका नाम था निजाम शाह। निजाम शाह ये कौन है, गोंड रियासत के शासक हैं। ठीक, अब निजाम शाह की पत्नी थी जिनका नाम था कमलापति, कमलावती या फिर कमलापति, कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं कमलावती है कहीं कहीं कमलापति है। तो महारानी कमलापति इनकी वाइफ थी निजाम शाह की। तो क्या हुआ, यहां पर एक स्टोरी है कि निजाम शाह जब शासन स्थापित किए हुए थे गोंड रियासत में, ठीक, तो इनका एक भाई था जिसको गद्दी चाहिए थी, और वो रानी जो कमलापति हैं इन पर मोहित भी था। तो उनसे शादी करने के लिए अपने भाई को खाने में जहर देकर के मार देता है और शादी का, विवाह का प्रस्ताव रखता है कमलापति के समक्ष। तो जैसे ही निजाम शाह की मृत्यु होती है तो कमलापति जो हैं शासन पर स्थापित हो जाती हैं, कमलापति को शासन मिल जाता है। परंतु जो उनका भाई होता है वो इनको काफी परेशान करता है। तो परेशान होते हुए इन्होंने क्या किया, कमलापति ने एक अफगान सरदार था जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान, जिनको इन्होंने राखी बांध करके अपना भाई बनाया था, उनसे ये सहायता की मदद की गुहार करती हैं कि आप हमारी सहायता करिए। और उन्होंने इसके बदले एक समझौता किया, समझौता प्रशासनिक प्रबंध का। ठीक, कुछ पैसे और कुछ लैंड, जमीन का समझौता करती हैं। तो क्या करता है ये अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान, जो कि आगे चल करके भोपाल रियासत का संस्थापक बनेगा, यही नींव डालेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, कमलापति की सहायता करता है और युद्ध करता है और जीत जाता है। ठीक, तो कमलापति को सहायता के तौर पर इनको ये जो भोपाल वाला जो क्षेत्र है वो मिल जाता है। तो दोस्त मोहम्मद खान 1723 में भोपाल रियासत की नींव रखता है। क्या इतनी बात क्लियर है? उसके बाद भोपाल रियासत जो है अपनी बेगमों के शासन काल के लिए प्रसिद्ध रहेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है प्री के लिए, और इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनते हैं मेंस में। बेगमों के शासन काल से जितने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनते हैं वो मैं यहाँ पे क्लियर आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आपको इसका बैकग्राउंड क्लियर हो गया है ना, भोपाल रियासत की नींव कैसे पड़ी। तो कमलापति के द्वारा दिया गया था ये लैंड, किसको, सरदार दोस्त मोहम्मद खान, जो कि मुगल सेना का एक अफगान सिपाही था, मुगल सेना का एक अफगान सिपाही था। ठीक है, तो ये थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आगे देखते हैं भोपाल रियासत की वंशावली, बहुत इंपॉर्टेंट। जो संस्थापक है वो कौन हुआ, दोस्त मोहम्मद खान। अभी हमने देखा उसका बेटा आया यार मोहम्मद खान, उसके बाद फैज मोहम्मद खान, हयात, गौस, वजीर, नजर,
ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 मार्कर में आ सकता है। मेन क्या है, दोस्त मोहम्मद खान, नवाब यार मोहम्मद खान, उसके बाद आपको बेगमों का शासनकाल पढ़ना है ढंग से, जो कि ये 4 बेगम जो हैं आपको ढंग से पढ़ना है। 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, कुछ भी आ सकता है यहां से। ठीक, तो कौन कौन सी बेगम है? कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम। उसके बाद हमीदुल्ला खान आते हैं, जो कि आज़ादी के समय जब विलयीकरण होता है भोपाल का, तो उस ये नवाब होते हैं भोपाल रियासत के। उसके बाद सजीदा सुल्तान, जो कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की दादी हैं। ठीक है, तो जिनको नहीं पता था तो ये जान जाएं। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो वंशावली का। ये इतने जो ये आए हैं इस रियासत में नवाब, इनमें से 3 मार्कर आ सकता है, जैसे कि नवाब मोहम्मद नजर मोहम्मद खान। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्त मोहम्मद खान, अभी मैंने बताया संस्थापक है भोपाल रियासत का दोस्त मोहम्मद खान। 3 मार्कर में आएगा तो आप ये 3 पॉइंट दे दोगे। ठीक, और प्री के लिए कोई भी फैक्ट है आप लोग नोट करते चलोगे। ये अफगान सरदार थे जिनके पिता का नाम दूर मोहम्मद खान था। 1724 में कमलावती या कमलापति से मिले क्षेत्र में इन्होंने स्वतंत्र भोपाल रियासत की स्थापना की, और इन्होंने राजधानी किसे बनाया? तो इस्लाम नगर को बनाया। इस्लाम नगर इनकी राजधानी होती है। ठीक, तो इनकी उपलब्धियों पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। ये हैं हमारे दोस्त मोहम्मद खान, भोपाल रियासत के संस्थापक, और इनका जो कार्यकाल था वो 1723 से 1726 होता है। ठीक, तो भोपाल रियासत की स्थापना व सैन्य विजय के बारे में इनसे प्रश्न आ सकता है। क्या क्या बनाओगे आप पॉइंट्स? इन्होंने नवाब की उपाधि धारण की। ठीक, रियासत बनाते से इन्होंने औरंगजेब के आदेश पर ग्वालियर क्षेत्र पर आक्रमण किया और सेनापति कसवो खां को पराजित किया। ये सब स्टार्टिंग का दौर चल रहा है। औरंगजेब 1707 में जिसकी मृत्यु होती है, मुगल डायनेस्टी का वो एक इंपॉर्टेंट राजा होता है। तो उस समय क्या हो रहा है, औरंगजेब जब तक था तब तक आप समझ सकते हो कि जो दोस्त मोहम्मद खान है वो किसके लिए कार्य कर रहा है? औरंगजेब के लिए कार्य कर रहा है। तो औरंगजेब के कहने पर ग्वालियर क्षेत्र पर आक्रमण करता है और कस्बो खान को पराजित करता है। उसके बाद जब मुगल सत्ता कमजोर हुई, मुगल सत्ता कमजोर कब हुई थी? 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद उत्तर मुगल काल चालू होता है, जिसमें मुगल सत्ता काफी कमजोर हो जाती है। अलग अलग जगहों में अलग अलग रियासतें, छोटे छोटे स्वतंत्र अपने अपने राज्य बनना चालू हो गए थे। तो इसी का फायदा उठाता है कौन? दोस्त मोहम्मद खान। जब मुगल सत्ता कमजोर होती है, मालवा के क्षेत्रों में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इन्होंने भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लेता है। ठीक, अराजकता फैल गई है और ये वहां पर लड़ाई वड़ाई करके इसको लालच आ गया कि मैं खुद की रियासत क्यों नहीं बनाऊं, तो ये बनाने में आगे बढ़ता है। फिर दोस्त मोहम्मद खान ने भेलसा के शासक जिनका नाम है मोहम्मद फारूक, उनको पराजित करके उससे भी उस क्षेत्र को भी जीत लेता है। इसके बाद अंबापानी, सांची, महालदुर, फिर गुड़गांव, गुलगांव, सीहोर, इन सभी क्षेत्रों को ये जीत करके अपना अधिकार स्थापित कर लेता है और साम्राज्य बढ़ाता चला जाता है, अपनी रियासत को बढ़ाता चला जाता है। तो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भेलसा का शासक जो है वो कौन है? फारूक। तो भेलसा आपको वर्ड आ सकता है 3 मार्कर में, ये ध्यान रखना। फिर कस्बो खान, ये याद रखोगे, ये ग्वालियर में जीत करता है कस्बो खान पर। आगे देखो, फिर मालवा के सूबेदार दया बहादुर, मालवा का एक सूबेदार था दया बहादुर, उससे युद्ध करके अपने राज्य को और सुदृढ़ करता है, सुरक्षित करता है। फिर अंत में रानी कमलापति के बाद उनसे क्षेत्र लेकर के अपनी भोपाल रियासत की स्थापना करता है। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद 1723 में जाकर के ये अपनी कार्यकाल भोपाल रियासत की स्थापना करना शुरू कर देता है। समझ गए? तो बीच में काफी गैप है। अब थोड़ा सा स्थापत्य के बारे में हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं कि इन्होंने स्थापत्य कला में क्या क्या अपना योगदान दिया। आप लोग सीधे सीधे मेंस में स्थापत्य के रूप में बता सकते हो, और कोई प्री के फैक्ट्स यहाँ पर हैं तो सारे कवर हो रहे हैं। इन्होंने कलिंदरी मस्जिद, 2.5 सीढ़ी का मस्जिद, ये डायरेक्टली 3 मार्कर में आ सकता है।
तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स, कम से कम 3 पॉइंट्स याद होने चाहिए। 2.5 सीढ़ी का मस्जिद किसने बनवाया? तो आप लोग बता सकते हो, दोस्त मोहम्मद खान। ठीक, फिर आप ये बोल सकते हो कि भोपाल रियासत से संबंधित है। ऐसे करके 2-3 पॉइंट आपको देना है। तो कलिंदरी मस्जिद, 2.5 सीढ़ी का मस्जिद किसने निर्माण करवाया? दोस्त मोहम्मद खान। उसके बाद भोपाल राज्य में सड़कों का निर्माण इसने चालू करवाया, सड़कें बनवाई। फतेहगढ़ का किला इसने बनवाया। उसके बाद मुस्लिम परंपराओं हेतु भोपाल में कब्रिस्तानों का निर्माण करवाया। ईदगाह, लाल घाटी, लाल घाटी आप लोग जानते होंगे जो लोग भोपाल में रहते हैं। लाल घाटी, मनवा, जियाउद्दीन की टेकरी आदि का भी निर्माण इसने करवाया। इसने आलिकपुरा तथा इब्राहिमपुरा नाम के 2 नगरों की स्थापना की। तो ये सभी पॉइंट्स आप स्थापत्य के रूप में दे सकते हो और प्री के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक, उसके बाद अंत में क्या लिख सकते हो? इस प्रकार दोस्त मोहम्मद खान ने मध्य भारत में एक मुस्लिम भोपाल रियासत की स्थापना की, जिसे आगे अनिवार्य सुल्तान शासकों के स्वर्णकाल में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये चीज आपकी फॉर्मेटिंग समझ जाओ कि ये हमने लास्ट में 1-2 लाइन का क्या कर दिया, निष्कर्ष लिख दिया। ये हमारा निष्कर्ष हो गया। ठीक, फॉर्मेटिंग मैंने आपको बोली है कि यहां पर आपका क्वेश्चन बनेगा दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान, उसकी उपलब्धियां, उसका स्थापत्य, इसको एक्सप्लेन करिए। तो आपके 11 मार्कर का क्वेश्चन भी यहां पर तैयार हो गया। इसे कम करके आप 5 मार्कर का बना सकते हो। 3 मार्कर में 3 पॉइंट कुछ भी यहां से दे सकते हो। ठीक, तो ये इंट्रो हो गया। फिर ये आपकी पूरी बॉडी हो गई, ये पूरा इंट्रो हो गया आपका, प्रस्तावना। फिर आपकी ये बॉडी है, मेन बॉडी, यहां तक ही पूरी मेन बॉडी है। ठीक, फिर लास्ट में आपने निष्कर्ष दिया और आपका उत्तर जो है कंप्लीट होता है। पूरे मार्क्स मिलेंगे इस तरीके से आप लिखोगे तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनका जो पुत्र है नवाब यार मोहम्मद खान, इसका शासनकाल 1726 से 1742 होता है। यहां पर एक छोटी सी स्टोरी है, उसे आप लोग साझा करता हूं कि जो यार मोहम्मद खान है, ये दोस्त मोहम्मद खान का बड़ा बेटा होता है। ठीक, और यार मोहम्मद खान ये इस समय कहां पर होता है? तो ये हैदराबाद में निजामों के पास होता है, उनके लिए कार्य करता है। ठीक, तो जब दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु होती है तो उस समय भोपाल रियासत का जो नवाब बनाता है, वहां के अमीर वर्गों के द्वारा उसके छोटे बेटे को बनाया जाता है। तो यहां पर बड़े बेटे को रास नहीं आती है ये बात, और निजामों के द्वारा, जो हैदराबाद के निजाम है, इसे भोपाल भेज दिया जाता है। तो ये भोपाल आकर के अपने छोटे भाई को गद्दी से हटाता है और खुद बैठ जाता है। तो इसका जो शासनकाल है 1726 से 1742 होता है। ठीक, तो दोस्त मोहम्मद खान का बड़ा पुत्र यार मोहम्मद खान भोपाल का अगला शासक बन गया। यार मोहम्मद खान ने कभी भी नवाब की पदवी धारण नहीं की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा शासक है जो नवाब की पदवी धारण नहीं किया था? तो आप बोलोगे यार मोहम्मद खान, जो कि दोस्त मोहम्मद खान का पुत्र था। भोपाल राज्य पर मराठों का सर्वाधिक आक्रमण यार मोहम्मद खान के शासनकाल में हो रहा है। मराठा, अब यहां पर समझो शासनकाल ये जो है 1726 से 1742, इस समय मराठों का प्रभुत्व काफी ज्यादा तीव्र था। काफी तेजी से वो अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहे थे। इस समय उन्होंने ग्वालियर वाले क्षेत्र में सिंधिया रियासत, ये इंदौर वाला जो क्षेत्र है मालवा वाला, इसमें होलकर रियासत, और जो नागपुर वाला क्षेत्र है वहां पर भोसले इनका, और इनका सभी का क्या हो रहा है, रियासतें छोटी छोटी बना रखी हैं। नागपुर में भोसले, ये मालवा वाला जो क्षेत्र है इंदौर वाला, यहां पर आपके होलकर, और ऊपर ग्वालियर में सिंधिया। बीच में पड़ रहा है कौन सा? भोपाल रियासत बीच में पड़ रहा, चारों तरफ घिर गया। किससे? मराठों से, क्योंकि ये सब आपको पता है कि मराठों के ही भाग है, मराठों ने ही इन्हें बना रखा है। ठीक, तो क्या हो रहा है, इसी के शासनकाल में मराठों के द्वारा बहुत ज्यादा आक्रमण हो रहा है। तो सर्वाधिक आक्रमण किसके शासनकाल में हुए हैं? मराठों का। तो आप बोलोगे क्या? यार मोहम्मद खान, जो नवाब यार मोहम्मद खान था उनके शासनकाल में। क्लियर है? तो हैदराबाद के जो निजाम हैं, मराठों के विद्रोह को रोकने में यार मोहम्मद खान की सहायता करते हैं। अब यार मोहम्मद खान को आप लोगों को मैंने बताया निजामों ने भेजा है कि जाओ और अपने
पापा की गद्दी को संभालो। ठीक है, तो यहाँ पर जब आक्रमण हो रहे हैं मराठों के, तो साथ कौन देने आता है? निजाम, जो हैदराबाद के हैं। ठीक, पूरी तरीके से साथ देते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न बनता है, क्या? दौरा सराय की संधि। ये आप डायरेक्टली, जब नवाब यार मोहम्मद खान के लिए कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अलग से 3 मार्कर 5 मार्कर में आता है दौरा सराय की संधि, तो आपको बताना है कि ये भोपाल का युद्ध है जो कि 1737 में लड़ा गया। भोपाल का युद्ध जो कि 1737 में लड़ा गया। किन के बीच लड़ा गया? तो मराठों के बीच में और निजाम के बीच में। अब आप बोलोगे भोपाल रियासत में मराठा और निजाम है, भोपाल कहाँ है? तो भोपाल की तरफ से निजाम लड़ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि हैदराबाद के निजाम है। मराठों में अगुवाई कौन कर रहा है? पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव के द्वारा अगुवाई कर रहे हैं और भोपाल रियासत पर आक्रमण हो गया है। कब? 1737 में। इसी आक्रमण को भोपाल का युद्ध कहते हैं। भोपाल के इस युद्ध में जो मराठा हैं वो काफी आगे बढ़ रहे थे, तो जब निजामों को लगा कि वो हार जाएंगे, इस युद्ध को रोकने में जब असफल हो गए, तो वो मराठों से एक संधि कर लेते हैं। इसी संधि का नाम दिया गया दौरा सराय की संधि। क्या क्लियर है? दौरा सराय की संधि। भोपाल के युद्ध में, जो कि 1737 में युद्ध लड़ा गया, इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक संधि की गई निजामों के बीच में और मराठों के बीच में। इसी संधि को दौरा सराय की संधि कहते हैं। इतने पॉइंट्स आप लोग लिख दोगे तो 3 मार्कर आपका बन जाएगा बहुत आराम से। और ये सारे पॉइंट्स यार मोहम्मद खान में आप ऐड कर सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेगमों के शासनकाल का। मैंने अभी आपको यहां पर बताया था, ये इन दोनों को मैंने एक्सप्लेन किया। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको अगले वीडियो में क्या कराऊंगा? क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगा फॉर्मेटिंग के साथ। ठीक है, तो उसमें जो भी शासक हैं उनको 3 मार्कर के हिसाब से मैं वहां कंप्लीट करा दूंगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बेगमों का शासनकाल, तो उसमें पहली बेगम जो आएंगी कुदसिया बेगम, इन पर चर्चा करते हैं। ठीक, कुदसिया बेगम जिनका शासनकाल जो है वो कब से कब तक है? तो 1819 से लेकर के 1837। 1819 से लेकर के 1837 कुदसिया बेगम, भोपाल की पहली बेगम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, भोपाल की पहली बेगम कौन है? तो कुदसिया बेगम, जिनका मूल नाम गौहर बेगम। अब देखो प्रश्न कैसे बन सकता है, आपको 3 मार्कर में सीधे प्रश्न पूछा जाएगा गौहर बेगम। आपको ये याद होना चाहिए कि ये कुदसिया बेगम का ही नाम था, ओरिजिनल नाम। बाद में शासिका बनने के बाद इन्होंने कुदसिया बेगम अपना नाम रख लिया। ठीक, तो आपको जो पॉइंट कुदसिया बेगम में लिखोगे वही पॉइंट गौहर बेगम में भी लिखोगे, क्योंकि वो एक ही शासिका है ना, एक ही महिला है। इनके शासन को ब्रिटिश राजनीतिक प्रतिनिधि हेनले ने मान्यता दी। ठीक, अब आपको पता है 1819 के समय में अंग्रेजों का एक बहुत ज्यादा प्रभुत्व हो गया था और अंग्रेजों को भोपाल रियासत काफी रास आ रहा था। क्यों? क्योंकि पूरा सपोर्ट था भोपाल रियासत का अंग्रेजों के प्रति। ठीक, तो जब राजनीतिक प्रतिनिधि की बात आएगी, ब्रिटिश राजनीतिक प्रतिनिधि की, तो आप बोलोगे हेनले, इनके द्वारा इनको मान्यता प्रदान की गई कि आप यहां पर शासिका बन सकती हैं। ठीक, इन्होंने क्या किया? पर्दा त्यागा। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी चीज है किसी मुस्लिम शासिका के लिए, समझ रहे हो? उन्होंने पर्दा त्यागा, उसके बाद शासन संचालित किया, नवीन सुधारों का युग प्रारंभ किया। अब यहां पर भोपाल में काफी अच्छे अच्छे कार्य होने वाले हैं। ठीक, इसीलिए हम लोग स्वर्ण युग कहते हैं भोपाल में बेगमों के शासन काल को। ठीक, तो नवीन सुधार में हम लोग देखेंगे सबसे पहले इन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक, निर्माण कार्य में देखोगे तो जामा मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद है, तो इन्होंने कराया। भोपाल के जो हज यात्री थे, जो या हज यात्री मतलब मक्का मदीना जो भोपाल से जा रहे हैं हज करने के लिए, उनके लिए सरायों का निर्माण कराया। मतलब वहां पर सऊदी अरब में हज के लिए जो जा रहे हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं जो की गई वो किसके द्वारा की गई? कुदसिया बेगम के द्वारा। ठीक, तो सरायों का निर्माण करवाया। राज्य में जल स्रोतों का निर्माण कराया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये राज्य को बहुत अच्छे से संचालित कर रही हैं, लोगों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रही हैं। जल स्रोतों का निर्माण कराया,
संरक्षण प्रदान किया, जो भी जल स्रोत पहले से थे उनको संरक्षित किया और उनका संवर्धन किया, विकास किया और अच्छे तरीके से पूरे नगर में, पूरे रियासत में, पूरे भोपाल में उन्होंने पानी का संचालन अच्छे से हो सके उसके लिए कार्य किया। उसके लिए इन्होंने यूरोपीय इंजीनियरों की सहायता ली, ताकि पाइपलाइन जो है पूरे भोपाल में मतलब फैला दिया जाए, पाइपलाइन के थ्रू सबके पास पानी आ जाए। तो पाइपलाइन का जाल बिछाया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक। और कुंवर चैन सिंह का विद्रोह इन्हीं के समय पर प्रमुख है। कुंवर चैन सिंह का भी नाम 3 मार्कर में आ सकता है। तो इनका जो विद्रोह होता है कुदसिया बेगम के शासनकाल के समय पे होता है, इसे नोट कर लो। अब बात करते हैं जो दूसरी बेगम है, कुदसिया बेगम के बाद आई नवाब सिकंदर जहां बेगम, जिनका शासनकाल जो है 1844 से 1868 के बीच में होता है, ठीक। इनका मूल नाम जो है उसे मोती बीबी कहते हैं। बेगम द्वारा सभी क्षेत्रों में किए गए सुधारों के कारण इनके शासनकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। भोपाल का स्वर्ण युग मतलब बेगमों के शासनकाल को स्वर्ण युग तो कहा ही जा रहा है, परंतु सभी बेगमों में जो सिकंदर जहां बेगम है इनके शासनकाल को स्पेशली स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। ये याद रखोगे कि किस बेगम के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया है, तो आप बोलोगे सिकंदर जहां बेगम, नवाब सिकंदर जहां बेगम। फिर 1857 की क्रांति जो होती है इन्हीं बेगम के शासनकाल के समय पर होती है। क्यों? शासनकाल देख रहे हो 1844 से 68, और 1857 की क्रांति कब होती है? 1857 में। तो ये बहुत बड़ी क्रांति थी, है ना। पूरे देश में अलग अलग रियासतें, अलग अलग जगहों पर युद्ध हो रहा है। किसके खिलाफ हो रहा है? अंग्रेजों के खिलाफ। कहीं कृषक विद्रोह हो रहा, कहीं आदिवासी विद्रोह हो रहा है, वहां पर रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं अपने अस्तित्व के लिए, अपने रियासत के लिए। तो उस समय जो भोपाल की बेगम थी वो थी सिकंदर जहां बेगम। प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को पूर्ण समर्थन दिया कि हम आपके साथ हैं, ठीक। तो यहां पर एक छोटी सी स्टोरी है। रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो इनको खत लिखती हैं कि आपने अच्छा नहीं किया अंग्रेजों का साथ दे करके, मतलब हम आपको देख लेंगे। तो इन्होंने भी मतलब जवाब दिया खत के माध्यम से कि ठीक है, हम रेडी हैं, देख लीजिएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। एक पत्र है, अभी भी एक संग्रहालय में रखा गया है। तो इतने पॉइंट्स आप 3 मार्कर में दे सकते हो या फिर इसे इंट्रो के तौर पर लिख सकते हो, ठीक। जब 5 मार्कर 11 मार्कर प्रश्न बनेंगे। इनके कुछ प्रमुख सुधार देख लेते हैं एक एक करके। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, पूरे भोपाल रियासत को 3 जिलों में बांटा। 3 जिलों में बांटा, देखो कितना अच्छा कार्य हो गया। ये पूरा भोपाल रियासत है, इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड किया ताकि शासन व्यवस्था और सुदृढ़ हो और अच्छी हो, हर एक क्षेत्र को अच्छे से विकसित कर सकें। और जिलों के साथ साथ 21 परगनों में भी विभाजित किया, मतलब इसको 21 भाग में डिवाइड किया अलग अलग, ठीक। तो जिसे परगने मतलब जिसे आप तहसील आप मान सकते हो, जिलों को तहसीलों में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ परगना जो है तहसील आप मान सकते हो। तो इन्होंने पहले भोपाल रियासत को 3 जिलों में, उसके बाद उसे 21 परगनों में विभाजित किया। किसने? सिकंदर जहां बेगम ने। फिर एक नवीन कर प्रणाली लागू की। अब साथियों देखो, यहां पर नवीन कर प्रणाली जैसे ही लागू किया तो इनका जो सालाना 30 लाख तक संग्रह होना चालू हो गया। मतलब कर व्यवस्था काफी सुदृढ़ किया हुआ इसने, है ना। तो 30 लाख तक इनका वार्षिक कर संग्रह हो गया नवीन कर प्रणाली से। आधुनिक न्याय अदालत स्थापित की, ये इंपॉर्टेंट है, आधुनिक न्याय अदालत। तो आपको एक वर्ड आएगा मजलिस ए सूरा। मजलिस ए सूरा 3 मार्कर में डायरेक्टली पूछेगा कि मजलिस ए सूरा क्या है। तो आप बोलोगे कि बुद्धिजीवियों की एक संस्था है जो कि किसके द्वारा बनाई गई? सिकंदर जहां बेगम के द्वारा बनाई गई, और जो कि राज्य के न्याय के लिए कार्य करती थी। राज्य के न्याय के लिए एक बुद्धिजीवियों का संस्था बनाया गया नवाब सिकंदर जहां बेगम के द्वारा, जिसे बोला जाता है मजलिस ए सूरा। इतना आप लिख दोगे, पूरे 3 मार्कर आपको मिलेंगे, ठीक। अब ये जो न्याय अदालतें बनाई थी, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, हिंदू एवं मुस्लिम कानूनों के अनुसार न्याय दिया जा रहा है। जो
मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके उन अकॉर्डिंग, और हिंदुओं के लिए हिंदुओं के अकॉर्डिंग यहाँ पर न्याय व्यवस्था की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। और इन्हीं के समय काल पर डाक व्यवस्था प्रारंभ किया गया। भोपाल में सिकंदरी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। देख रहे हो विकास कितना तेजी से हो रहा है। डाक व्यवस्था, ये यहाँ पर न्याय व्यवस्था, तो न्याय व्यवस्था के लिए मजलिस शूरा, डाक व्यवस्था चालू है, प्रिंटिंग प्रेस चालू है, तो आप क्यों नहीं बोलोगे कि स्वर्ण युग है। सिकंदर जहां बेगम का जो शासनकाल था स्वर्ण युग का काल कहला रहा था। ठीक है, तो अब जब निर्माण कार्य होगा या स्थापत्य की बात होगी तो सबसे प्रमुख स्थापत्य इनके द्वारा जो बनाई गई वो थी मोती मस्जिद। मोती मस्जिद और मोती महल भी इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, भोपाल में प्रथम अंग्रेजी माध्यम के रेगुलर स्कूल की स्थापना भी इन्होंने की, जो कि क्या था, अंग्रेजी मीडियम का था, इंग्लिश मीडियम। ठीक, क्यों, अब आपको मैंने अभी बताया कि पूरा सहयोग दिया जा रहा है अंग्रेजों को भोपाल रियासत के द्वारा, और इन्होंने 1857 की क्रांति में भी अंग्रेजों को सहायता दी थी, मतलब सपोर्ट किया था। तो अंग्रेजी स्कूल बनना लाजिमी है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है तीसरी बेगम, जो कि नवाब शाहजहां बेगम है, जो कि इन्हीं की पुत्री होती हैं। किनकी? सिकंदर जहां बेगम की। इनका जो शासनकाल है दो भागों में, 1844 से 47, फिर 1868 से 1901, इसमें इन्होंने काफी कार्य किए। ठीक, इसे नोट कर लो। अब नवाब शाहजहां बेगम जो हैं, सिकंदर जहां बेगम की मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री जो है शाहजहां बेगम शासिका बनती हैं, भोपाल रियासत की नवाब बनती हैं, शासिका बनती हैं। शाहजहां बेगम ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य करवाए, जो कि ये हैं। ठीक, अब देखो साथियों, लिखने का तरीका आप नंबरिंग देकर के भी पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, आप थोड़ा इंट्रो बॉडी इस तरीके से भी लिख सकते हो। इंट्रो देकर के नंबरिंग दे दिया, ये बॉडी में कर सकते हो। कुछ साथियों को डाउट होता है कि क्या मैं बॉडी को आंसर फॉर्मेटिंग में बॉडी को पॉइंट वाइज लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिखिए, जितना पॉइंट वाइज हो सकता है आप करिए, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, इसमें कोई डाउट मत रखिए। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे भोपाल रियासत को 4 भागों में 4 जिलों में विभाजित किया। इसके पहले जो शासिका आई थी सिकंदर जहां, इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था, 3 जिलों में, और इन्होंने क्या किया, उसको 4 जिलों में विभाजित किया ताकि और अच्छा शासन व्यवस्था बनाया जा सके। इन्होंने भोपाल का मानचित्र तैयार करवाया, यह इंपॉर्टेंट है। भोपाल का मानचित्र किसने बनवाया, तो शाहजहां बेगम के द्वारा। भोपाल की पहली जनगणना इन्हीं के शासनकाल में होती है। सब प्री के फैक्ट्स हैं साथियों, बॉडी तो है ही एक आंसर का, फ्री के फैक्ट्स भी हैं। तो पहली जनगणना किनके शासनकाल में होती है, तो नवाब शाहजहां बेगम के। 1884 में भोपाल इटारसी रेलवे लाइन, देखो कितने अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। रेलवे लाइन बिछाया गया, जो भोपाल से इटारसी का रेलवे लाइन है वो 1884 में किसके शासनकाल में, शाहजहां बेगम के शासनकाल में निर्माण करवाया गया। कानून निर्माण हेतु तंजीमात शाहजहानी, ये तांजीमात है, ये ऐसे वर्ड डायरेक्टली आपको पूछेगा, तांजीमात ए शाहजहानी 3 मार्कर में, 5 मार्कर में पूछ सकता है। तो तांजीमात ए शाहजहानी ये किससे संबंधित है, तो कानून व्यवस्था से संबंधित है, याद रखोगे। कानून व्यवस्था किसके द्वारा ये व्यवस्था लाई गई, तो शाहजहां बेगम के द्वारा। ठीक, तो एक विभाग है कानून विभाग, जो कि नवाब शाहजहां बेगम के द्वारा लाया गया। महिलाओं के लिए लेडी लैंसडाउन तथा पुरुषों के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल का निर्माण करवाया। ठीक, लेडी लैंसडाउन महिलाओं के लिए, प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल बनवाया पुरुषों के लिए। ग्रामीण विकास हेतु सिंह ए कहोरी, किसके लिए, एक विभाग सिंह ए कहोरी, ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, जो अन्न होते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, अन्नगार वगैरह बनवाने के लिए, उसके लिए इन्होंने एक विभाग बनाया जिसका नाम था सिंह ए कहोरी। 3 मार्कर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है शाहजहां बेगम। और भी पॉइंट्स हैं,
बजट घाटे को सुधार के लिए जो अफीम की खेती इन्होंने करवानी चालू की, उसके अलावा इन्होंने बांधों का निर्माण, कृत्रिम झील का निर्माण करवाना चालू किया, बांध बनवाए नदी को रोक करके, ताकि सिंचाई व्यवस्था, पानी की जो उपलब्धता है वह सुनिश्चित कर सकें। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य कराया स्थापत्य में, तो आप बोलोगे स्थापत्य में ताजुल मस्जिद, ताजुल मस्जिद जो स्टार्टिंग में फोटो थी ना, ताजुल मस्जिद, उसका निर्माण करवाया शाहजहां बेगम ने। ताजुल मस्जिद जो कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद है, बैठक के हिसाब से देखा जाए, मतलब कैपेसिटी देखी जाए बैठक की, तो उसमें सबसे बड़ा मस्जिद है ताजुल मस्जिद, जो कि भोपाल में स्थित है, जो कि नवाब शाहजहां बेगम के द्वारा बनवाया गया था। ताजुल मस्जिद डायरेक्टली 3 मार्कर में भी आ सकता है, तो इन सब के बारे में आप लिखते चलोगे। भोपाल रियासत का पहला डाक टिकट भी इन्होंने जारी करवाया। विक्टोरिया, सुलेमानिया, मदरसा ए बिलकिसिया आदि स्कूलों की स्थापना भी करवाई गई, किसके द्वारा? शाहजहां बेगम के द्वारा। तो इतने इंपॉर्टेंट कार्य करवाए गए शाहजहां बेगम के द्वारा, आपको याद रखना है। अब बात आती है सुल्तान जहां बेगम, कैखुसर बेगम या अम्मा सरकार। तो उपनाम याद रखोगे अम्मा सरकार, किसका नाम था? तो लास्ट बेगम जो थी सुल्तान जहां बेगम, ठीक है, ये चौथी शासिका हैं सुल्तान जहां बेगम, जिनका शासनकाल 1901 से 1926 होता है। 1901 से 1926 कैखुसर सुल्तान जहां बेगम, जिनको अम्मा सरकार के नाम से जाना जाता है, शासनकाल होता है। शाहजहां बेगम की मृत्यु के बाद सुल्तान जहां बेगम शासिका बनती हैं। ठीक, ये एक उदार और नारीवादी विचारधारा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ के आप बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकते हो मेंस के लिए, कोई भी आंसर आएगा इनसे संबंधित। नारीवादी विचारधारा थी, है ना, मतलब स्त्रियों के लिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए होंगे, तभी तो इनको नारीवादी विचारधारा बोल रहे हैं। और ये बहुत उदार थी। तो देखते हैं क्या क्या कार्य किया इन्होंने राजनीतिक घटनाक्रम में। ये कुछ घटनाक्रम है इनके शासनकाल के समय, तो इनको आप याद रख सकते हो। इंदौर में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ, ठीक, किसके समय काल में? तो कैखुसर बेगम, खुसरो जहां बेगम, अम्मा सरकार या सुल्तान जहां बेगम के समय काल पर किसका आगमन होता है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है। ठीक, सम्राट जॉर्ज पंचम के राज्यरोहण हेतु इंग्लैंड की यात्रा की किसने की? ये सब प्री के लिए पूछा जा सकता है। इंग्लैंड की यात्रा की किस समय? जब सम्राट जॉर्ज पंचम, वहां पर सम्राट बनाए जा रहे हैं, आप लोगों को पता है वहां महाराजा महारानी बनते हैं ब्रिटिश में, है ना। तो जब जॉर्ज पंचम बनते हैं, उनका राज्यरोहण होता है, तो इंग्लैंड की यात्रा करती हैं उनके समय काल पे। फिर तुर्की देश से बेहतर राजनीतिक संबंध भी ये बनाती हैं। तुर्की, टर्की जिसे अभी हम लोग बोलते हैं, उनसे ये बेहतर संबंध बनाते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। 1911 में दिल्ली दरबार, आपको ये हिस्ट्री में अच्छे से पता है दिल्ली दरबार कब किया गया था? 1911 में। इस समय वायसराय कौन थे? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे 1911 में वायसराय भारत में कौन था। ठीक, तो दिल्ली दरबार में भाग लेती हैं। ये सारे घटनाक्रम हो गए राजनीतिक। तो राजनीतिक घटनाक्रम में ये सारे पॉइंट्स दे करके आप उत्तर को अच्छा कर सकते हो। फिर जन कल्याणकारी कार्य, कुछ कार्य किया जिसमें मैंने क्या बोला, नारीवादी विचारधारा है, मतलब स्त्रियों के लिए कार्य हो रहा है। तो देखो, स्त्री शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया, कन्या विद्यालय इन्होंने ओपन कराए, हमीदिया पुस्तकालय का स्थापना की। हमीदिया पुस्तकालय बहुत बड़ा पुस्तकालय है भोपाल में, है ना, देख सकते हो, है। भोपाल में स्कूल, मदरसों आदि का निर्माण कराया। ठीक, स्कूलों का, मदरसों का, ये सब का निर्माण करवा रही हैं और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया है इन्होंने। ठीक, आगे देखते हैं। भोपाल की इमारतों को संरक्षण दिया और पुरातत्व इमारत अधिनियम 1919 लाई। पुरातत्व अधिनियम, पुरातत्व इमारत अधिनियम, मतलब जो भी पुरानी इमारतें हैं उनको संरक्षण करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। किसको बोलते हैं? पुरातत्व अधिनियम, इमारत अधिनियम 1919। तो ये किसने लाया? तो सुल्तान जहां बेगम, कैखुसर बेगम ने लाया। ठीक, जिसके तहत सांची, इस्लाम नगर को संरक्षण प्रदान किया गया। सांची में बड़े बड़े इमारत, जैसे अभी सांची का जो किला है ना। बेगम को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर के पद पर नियुक्त किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम
विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि भोपाल रियासत की कौन सी शासिका है जिसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर बनाया गया, तो आप इनका नाम लिखोगे। औद्योगिक क्षेत्र में बेगम ने भोपाल में सूती कपड़ा मिल, शक्कर कारखाना, आटा चक्की मिल, इन सब की स्थापना की। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में आपने देखा कपड़ा मिल बनवा रही हैं, शक्कर कारखाना, आटा चक्की। उसके बाद स्त्रियों के लिए इन्होंने क्या है, शिक्षा को बढ़ावा दिया, स्कूल और मदरसों का निर्माण करवाया, यहाँ पर पुस्तकालय का निर्माण करवाया। इस तरीके से इनके जन कल्याणकारी आप लोग लिख सकते हो। ठीक, और ये अलग अलग पॉइंट्स भी लिख सकते हो, जन कल्याणकारी में भी अलग अलग, कि औद्योगिक अलग कर दिया, शिक्षा कार्य अलग कर दिया, इस तरीके से आप अलग अलग पॉइंट्स भी बना सकते हो। ठीक, जितना अच्छा आप लोग एक्सप्लेन करोगे पॉइंट वाइज उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्रशासनिक सुधार में देखते हैं कि इन्होंने वकील ए रियासत एक विभाग बनाया, वकील ए रियासत। इसकी स्थापना किसने की, तो कैखुसर बेगम, खुसरो जहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, जिसको अम्मा सरकार बोल रहे हैं। जल कल्याणकारी कार्य के लिए ये विभाग बनाया गया था। सुल्तान जहां बेगम ने अपने राज्य को 3 हिस्सों में बांटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 हिस्सों में वापस कर दिया गया। पहले 3 जिलों में बांटा, फिर दूसरी शासिका आई, उन्होंने 4 जिलों में, अब ये 3 जिलों में वापस, 3 हिस्सों में वापस करती हैं। एक हिस्सा निजामत ए जुनूब, दूसरा हिस्सा निजामत ए मशरिक, तीसरा हिस्सा निजामत ए मगरीब, ये वो कर दो मगरीब। ठीक, निजामत ए मगरीब, निजामत ए मशरिक और निजामत ए जुनूम, ये आपको याद रखने हैं। आप लिख के आओगे, कंटेंट रिच होगा। तो 3 हिस्सों में विभाजित किया। नजीर ए दफ्तर नामक विभाग भी किसके द्वारा बनाया गया है, तो सुल्तान जहां बेगम के द्वारा बनाया गया है, जो कि लेखा जोखा का कार्य कर रहा है। सभी विभाग बनाए गए हैं, उन सभी विभागों का लेखा जोखा, ऑडिटिंग करना, ये कौन कर रहा है, तो नजीर ए दफ्तर। ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंट, अपराधियों की उंगलियों की जांच सबसे पहले इन्हीं के समय काल पर प्रारंभ हुई। तो देखो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी अब आना चालू हो गई है। तो क्यों नहीं कहेंगे हम शासिकाओं की, जो भोपाल रियासत में शासिकाएं आई हैं, उनके शासनकाल को स्वर्ण युग क्यों नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा अपराधियों की जांच हो रही है। ठीक, नोट कर लो। अब आती है बात नवाब हमीदुल्ला खान। 4 हमने महिला शासिका हमने देखा भोपाल रियासत में। अंतिम जो नवाब थे उनका नाम है नवाब हमीदुल्ला खान। तो आपको अगर पूछता है अंतिम नवाब कौन था, तो इनका नाम लोगे। अंतिम महिला नवाब कौन था, तो आप सुल्तान जहां बेगम का नाम लोगे। ठीक, तो नवाब हमीदुल्ला खान 1926 से 1947 तक भोपाल रियासत के नवाब होते हैं। उसके बाद हमारा देश आजाद हो जाता है। ठीक है, और इसे पार्ट सी का हिस्सा बना लेते हैं। देखो ये भोपाल के अंतिम नवाब थे, जिन्हें इफ्तियार उल मुल्क, इफ्तियार खा लिख गया है, थोड़ा थोड़ा मिस हो जाता है। इफ्तियार उल मुल्क, देश का गौरव, उसका मतलब होता है कि उपाधि प्रदान की गई। ये आपको 3 मार्कर में आ सकता है, इफ्तियार उल मुल्क। तो आप बोलोगे कि हमीदुल्ला खां को इस उपाधि से नवाजा गया। ठीक, जिसे देश का गौरव कहते हैं। ठीक, भोपाल के अंतिम नवाब हैं। इनकी उपलब्धियां देखते हैं। इनके समय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, इन्हीं के समय पर पुरातत्व विभाग बनाया गया। ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां बनता है, राज्य प्रजा मंडल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो 1938 में इसकी स्थापना होती है। राज्य प्रजा मंडल की किस हेतु बनाई जाती है, तो भोपाल का विलय किसमें, भारत में। ठीक, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए राज्य प्रजामंडल की स्थापना की जाती है, तो हमीदुल्ला खां के समय पे। ठीक है ना। ये चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस के सदस्य भी रहे हैं। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के सदस्य, 1946 में हमीदिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की स्थापना करवाई गई इनके द्वारा, प्रमुख कार्य में लिखोगे। 1941 में लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने रॉयल मार्केट की स्थापना की। रॉयल मार्केट की स्थापना हमीदुल्ला खां। आजादी के बाद भोपाल को पार्ट सी में रखा गया तथा 1 जून 1949 में भारत संघ में इसका विलय हो गया और हमारा भारत देश
बन करके पूरा तैयार है। इसके बाद हमारा संविधान बनता है और देश को अच्छे से संचालित करते हैं। ठीक, तो इनके बाद सजीदा सुल्तान आती हैं, है ना। तो भारत सरकार के द्वारा सजीदा सुल्तान जो हैं उनको उनको भी नवाब की संज्ञा दी गई भारत सरकार के द्वारा, तो वहां पर भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, बाकी की जो भी चीजें हैं हम एक और लेक्चर लेकर के आएंगे, उसमें सभी क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है उनके आंसर्स फॉर्मेटिंग के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन बहुत मजा आया होगा। गोंडवाना रियासत जिनने नहीं देखा है उसे देखिए। ठीक, बाकी के ये हमारा टेलीग्राम है, इस पर आप जुड़ जाइए, जहां करंट अफेयर वगैरह भी आपको प्रोवाइड किया जाता है और आपको क्विज वगैरह डेली कराई जाती है और बाकी चीज़ों से अवेयर कराया जाता है। बाकी के भी सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। ठीक, तो आप लोगों को मज़ा आया होगा। खूब पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए और प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।